का इतना लंबा परिचय पढ़ा गया, उसके लिए धन्यवाद, पर इतनी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले मैं बीकानेर समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का आमंत्रण किया और आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला है। श्री बाबूलाल जी मोहता, जो उत्तर राजस्थान के प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष हैं, श्री किशन जी मुंद्रा, जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत भाग लिया है, श्रीमती शोभा जी, और यहाँ पर बैठे हुए सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और प्यारे युवा साथियों, आपने अभी 3 बहुत अच्छे वक्ताओं को सुना, शालिनी बजाज को, रोहित मानवानी को और काबरा साहब को। मुझे लगता है कि जो सब कुछ उन्होंने कहा, मेरा कार्य बहुत आसान हो गया है। उन्होंने बहुत कुछ बातें इस तरह से करना चाहिए, पर फिर भी जो मुझे दायित्व दिया गया है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव है प्रशासनिक, और मैं बहुत जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मेरी बहुत चर्चा होती है। तो उनसे सबसे चर्चा करने से जो मेरे को उनसे एक्सपीरियंस मिला है, मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि आप में से कुछ, अगर उसमें से कुछ चूज कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो आज का विषय है, जो मुझे कहा गया कि माहेश्वरी समाज और हम सिविल सर्विसेज में कैसे आए, इस मुख्य विषय पर मैं बोलूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया माहेश्वरी समाज है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे सारे अधिकारीगण, उसमें रोहित मालपानी भी हैं। तो पूरे उस ग्रुप में करीबन 60 ऑफिसर्स हैं जो पूरे भारतवर्ष में हैं, IAS, IPS, IRS और अदर्स हैं। तो आज़ादी को हमें 75 साल हो गए, 75 ईयर्स से भी अधिक हो गए हैं, और 75 साल में हम 75 अधिकारी भी, 75 ऑफिसर्स भी ऑल इंडिया सर्विस में माहेश्वरी समाज से नहीं। तो क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं है। अगर इतना हम बिजनेस अच्छा चला सकते हैं, हम CA में बहुत ऊपर जा सकते हैं, हम प्रोफेशंस में सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है। केवल यह है कि हमारा रुझान उधर नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसको हमें समझने की जरूरत है। क्या CA करना ही एक एंड है, या किसी अच्छी जगह पे इंजीनियरिंग करके उसमें आगे बढ़ना अच्छा है? इस बारे पे रोहित ने बहुत अच्छी चीजें आपको सामने रखी थी। हमारे समाज में बिजनेस में बहुत अच्छा प्रतिभाग है, प्रशासन में हमारा प्रतिभाग है। उसके कारण हमें क्या नुकसान होते हैं, हमें क्यों आना चाहिए, मैं थोड़ा इस पे आपको लूंगा, और फिर कैसे आना चाहिए सिविल सर्विसेज में, उस पे आऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। तो आज मैं जो कम समय दिए, जितना समय है कि हमें सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहिए, ये सिविल सर्विसेज होती क्या है, क्योंकि सभी ने बोला पर सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा नहीं बताया, कैसे आना चाहिए। और जो सक्सेस मंत्र हैं, काबरा साहब ने बहुत सारे सक्सेस मंत्र कवर किए हैं, कुछ मैं भी आपको बताऊंगा, और एग्जाम के लिए फिर तैयारी कैसे करें, तो इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहिए, इस बारे में नेक्स्ट प्लीज। इस बारे में आपको शालिनी जी ने और रोहित दोनों ने बहुत अच्छे रूप से बताया, पर मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये प्रीमियर सर्विस है। एक्चुअली ये सर्विस नहीं है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप समाज और देश की सेवा कर रहे हैं, और आपको सर्विस के साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है देश और समाज की सेवा करने की। और ये केवल जो इंडियन प्रीमियर सर्विसेज हैं, उन्हीं में ये मौका मिलता है। हमें एक बहुत डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका मिलता है। अभी हम सूरत में थे, वहां पर मिस्टर पुंगलिया जो हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स हैं अहमदाबाद में, वो मेरे साथ थे। तो वो पहले CA थे और किसी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों सिविल सर्विस में आए, आपका इतना बढ़िया जॉब था। तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बार असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के सामने बैठा, तो मुझे लगा कि मैं भी इनसे अधिक जानता हूं, परंतु उनके पास में इतनी अथॉरिटी है, इतना वो कुछ कर सकते हैं, मुझे उस टेबल के उस तरफ जाना है। आई हैव टू सी द अदर साइड ऑफ द टेबल। और ये उनका जब मोटिवेशन हुआ, तो उन्होंने वो कॉर्पोरेट ऑफिस छोड़ के और सिविल सर्विस की तैयारी की, और आज वो कमिश्नर इनकम टैक्स अहमदाबाद में है। सबसे बड़ी बात है कि आप समाज
क्योंकि मैं भी एक बिजनेस फैमिली से हूँ। अच्छी बात थी कि हम दो भाई थे, बड़े भाई साहब बिजनेस संभाल रहे थे, तो मैं बिजनेस में नहीं गया और मुझे एक मौका मिला कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। क्या सरकार में जो अधिकारी है वो बिजनेस वर्ग की भावनाओं को समझते हैं? क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस फ्रेंडली होती है? अगर हमारा वहां पर नॉमिनेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो वो इस दर्द को कैसे समझेंगे? मैं आईएएस में रहा हूं 37 साल। मैं ज्यादातर अधिकारियों को देखता हूं तो उनका बिजनेस और ट्रेड के प्रति निगेटिव रवैया होता है। वो मानते हैं कि ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो इतना इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उनको गलत समझाया जाता है। अगर वहां पर हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी तभी सही दृष्टिकोण जाएगा। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टैक्सेशन था, तो मेरे सामने एक मीटिंग चल रही थी। उस समय 2012 की बात है, वैट था, उस समय जीएसटी नहीं आया था और वैट में ये चर्चा चल रही थी कि वैट के रिफंड जो है उस पर चर्चा हुई। तो फील्ड ऑफिसर्स ने कहा कि सर अगर हम वैट रिफंड दे देंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट के सामने टारगेट है कलेक्शन का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा हमने इस साल में कलेक्ट किया है और जो रिफंड करना है तो हमारा टारगेट कम हो जाएगा और सरकार कहेगी। मैंने कहा ये तो बहुत ही निगेटिव दृष्टिकोण है। जो पैसा आपको 30 दिन में रिफंड करना चाहिए आप साल भर 6 महीने नहीं देते हैं क्योंकि आपको अपना टारगेट पूरा करना है। उस व्यक्ति को जो परेशानी नहीं होती है, उस दिन मैंने ऑर्डर किया कि 15 दिन में सारा वैट रिफंड जाएगा। हम सरकार को बता देंगे, मैं सरकार में हूं, मैं बताऊंगा कि क्यों हमारा जो कलेक्शन है वो कम है, क्योंकि हमने समय पे रिफंड किया है। तो ये केवल निर्णय कौन करता है? जो बिजनेस और ट्रेड की पॉलिसी को समझता है और वो करता है। तो अगर हम लोग होंगे ही नहीं तो हमारी पॉलिसी को कौन समझेगा, हमारे ट्रेड को कौन समझेगा, हमारी जानकारी को कौन समझेगा? मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था तो जब हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो ट्रेड और इंडस्ट्री हो, तो हम एक ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ, ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करते थे, व्यापारी के साथ। तो कुछ व्यापारी जो हमारे समाज सेवी किरियाना में होते हैं, दूसरी जगह पे होते हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि साहब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हमें स्टॉक की लिमिट रखनी पड़ती है, हमें मार्जिन रखने पड़ते हैं, हमें ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इतने पुराने ये कमोडिटीज के ऑर्डर हैं और इससे हम बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे वो बात अपील की कि 1956 में एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डर आए थे जिसमें स्टॉक्स की लिमिट है और दूसरी चीज है। तो मैंने इस पे चर्चा करने के लिए डिपार्टमेंट को बुलाया कि क्या इनकी आवश्यकता है। तो डायरेक्टर ने कहा हाँ इनकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम खुला छोड़ देंगे तो लोग स्टॉक्स रखेंगे, दूसरी तरह से परेशान करेंगे और ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा हिमाचल सरप्लस स्टेट नहीं है, हम सब चीज बाहर से लाते हैं, हमें स्टॉक्स बढ़ाने चाहिए, हमें रेगुलेशंस कम करने चाहिए जिससे कि मार्केट डिसाइड करे, महंगाई हम डिसाइड नहीं करते। फिर भी वो नहीं तैयार हुए, परंतु जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड थे मैंने उनको बुलाया, वो मेरी बात को उन्होंने सहमत किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये एसेंशियल कमोडिटीज की जो ऑर्डर्स हैं, कोई 15 ऑर्डर्स उसमें थे, इन पे हमें विचार करना चाहिए। मैंने उसी समय फिर चीफ मिनिस्टर महोदय से बात की जब हम बजट तैयार कर रहे थे, और उस बजट में मुझे आज भी याद है 2014 में हमने उस बजट में डाला कि जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज के ऑर्डर्स हैं वो हिमाचल में अबेंस में रहेंगे। अगर कोई बहुत मजबूरी हुई इमरजेंसी में तो उनको रीओपन किया जाए। और वो जब ऑर्डर हो गए तो पूरा जो डिपार्टमेंट है वो हिल गया, क्योंकि उनकी जो सारी शक्तियां थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद हिमाचल पहला प्रदेश है जहां पर सारे एसेंशियल कमोडिटीज के ऑर्डर्स जो हैं वो अबेंस में, क्योंकि ट्रेड और बिजनेस को समझने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपको वही पॉलिसीज मिलेगी जो आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, आप अगर कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस में हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आपका दायरा क्या होता है? आपका दायरा वहां तक होता है जितना कि आप काम करते हैं। जैसे आपने मेरे लिए बोला, मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे 8 जो फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में 8 बजट बनाने का मौका मिला। एक हिमाचल छोटा सा स्टेट है, फिर भी 50,000 करोड़ का बजट होता है। मुझे 50,000 करोड़ की एनुअल प्रायोरिटीज को डिसाइड करने का मुझे 8 वर्ष तक मौका मिला। कितने कॉर्पोरेट बिजनेस है जिसमें कि आपको इतना बड़ा मौका मिलेगा?
कहीं नहीं मिलता है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप क्या करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, आप बिजली को बढ़ाना चाहते हैं, आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आप क्या, आप समाज में क्या चेंज करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज में जो मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। और मैंने 37 साल तक ये देखा है कि जो काम कर रहे हैं, जैसे काबरा जी बोल रहे थे कि काबरा जी ने दूसरी तरह से बोला कि इफ यू डोंट एंजॉय योर वर्क यू स्टार्ट एंजॉयिंग, बट इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल। आई नेवर फेल्ट फॉर 37 years that I am working, because every day was a new day, every day was a new challenge, every day was a new opportunity. तो अगर आप इन तरह की सर्विसेज में आते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत तरह की सोशल डेवलपमेंट हैं जिनको करने का मौका मिलता है। और मुझे बिकॉज फाइनेंस सेक्रेटरी रहने का मौका मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने का मौका मिला सीएम साहब से, तो मुझे पॉलिसी लेवल पे बहुत, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हिमाचल पहला स्टेट था जहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ जो स्कीम है आयुष्मान भारत जो अभी सब जगह चल रही है, वो हमने यूनिवर्सल की, केवल टारगेटेड नहीं रखी, हमने कहा सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि ये हम हेल्थ को सभी जगह आराम कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे राज्यों में ये हुई है। उसी तरह से आप जानते हैं कि उज्ज्वला स्कीम प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू की, तो मैंने कहा क्यों केवल बीपीएल फैमिलीज के लिए हो, ये सभी के लिए होनी चाहिए। और हिमाचल पहला प्रदेश है क्योंकि हमने उसको बजट में लिया जहां पर 100% हाउस होल्ड को उज्ज्वला प्लस दिया गया सीएम से, और पहला राज्य बना जहां सभी घरों में ये गैस पहुंचाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सोशल और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी की कोई लिमिट नहीं है। सोशल चेंज, क्योंकि अभी शालीन जो थी बोल रही थी महिलाओं के लिए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं एक बार बजट बना रहा था और जब बजट के लिए हम एमएलए के साथ भी चर्चा करते हैं तो बहुत बात आई कि महिलाओं पे बहुत एट्रोसिटीज होती हैं और क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, सब जगह है, हिमाचल में भी है। तो मैंने डीजीपी साहब को बुलाया और उनको कहा कि आप मुझे बताइए कि महिलाएं कितने % है। तो उन्होंने बताया करीब 5% महिलाएं पुलिस फोर्स में है। और वो क्यों ज्यादा है, वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में महिलाएं नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने सीएम साहब से बात की, मैंने कहा कि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हम महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज को और महिलाओं के खिलाफ कैसे होगा। सीएम साहब ने कहा क्या करना चाहिए, और उस साल 2015 में हमने 20% रिजर्वेशन फ्रॉम कांस्टेबल टू एएसआई शुरू किया, जो अब 25% हो गया है। और उससे इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आया, क्योंकि महिलाएं अब हर जगह नजर आती है, चाहे वो ट्रैफिक में हो, आप शिमला जाइए हर जगह खड़ी मिलेंगी, चाहे पुलिस स्टेशन पे हो। तो सारा माहौल बदल गया, एट्रोसिटीज अपने आप कम हो गई। अगर आज कोई शालीन बजाज के पास महिलाएं जाती है तो वो कॉन्फिडेंट होती है, वो महिला से बात कर रही है। तो समाज के लिए चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है। मैं बस छोटे छोटे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल और दूंगा क्योंकि बहुत समय नहीं है कि मैं हर चीज पे बोल सकूं। एक बार एक मीटिंग हो रही थी और उसमें ये बात आई कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, और ये चीज हर जगह होती है। तो फिर मेरा इनोवेटिव माइंड चला कि कुछ सोचा जाए। तो मैंने जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की, चर्चा की, फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं निकला। फिर दिमाग में आया, जो कि अब बहुत राज्यों में भी किया गया है, हिमाचल वाज द फर्स्ट स्टेट। हमने कहा कि स्टैंप ड्यूटी जो घर बनाने के लिए होती है वो हिमाचल में उस समय 8% थी, 6+2। हमने कहा कि महिलाओं के केस में ये 3% होगी। अगर आप घर महिला के नाम से रजिस्टर करवाते हैं तो 3% होगी, अदरवाइज वो 8% होगी। तो पता लगा कि सभी घरों की जो रजिस्ट्रियां हैं वो महिलाओं के नाम से होने लगी। और उसके बाद कोई भी महिला को घर से निकालती तो कहता है ये घर मेरा है, और उसको सिक्योरिटी मिल गई और महिलाओं की जो समस्या है वो दूर हो गई। तो अगर आप इनोवेटिव सोचते हैं तो आप समाज की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं केवल कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता था। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप कर सकते हैं और समाज में आप डिफरेंस कर सकते हैं। यू कैन मेक ए डिफरेंस। और जो सबसे बड़ा आपको जो मिलता है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे शालिनी ने बताया कि जब उन्होंने मदद की कि भी आग की बात हुई, या रोहित ने बताया कि जो बच्चा आर्मी में नहीं जा रहा था, तो हर दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप उस बैकग्राउंड से हो। और अगर मायशी समाज से हो तो आप वैसे भी ईमानदारी
और विनम्रता से काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप जो डिफरेंस समाज में लाएंगे वो अपने आप में अतुलनीय होगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको क्यों सोशल सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज और उसके लिए आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि इफ यू कम इन दीज सिविल सर्विसेज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सोशल चेंजेस एंड एवरी डिफरेंस। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा, केवल यही नहीं है कि आप केवल सोशल चेंज करते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सर्विस में रहते हुए एमबीए किया पब्लिक सर्विसेज में बर्मिंघम से, वो गवर्नमेंट ने मुझे भेजा, भारत सरकार ने मुझे भेजा, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। आई डिड माय पीएचडी, मुझे एमए के लिए कहा गया, कोविड था तो मैं बैठा था, तो मैंने अभी एमए हिस्ट्री में किया और अभी मुझे डिग्री मिल चुकी है। तो ये तो आपकी सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ डेवलपमेंट है कि आप किस तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। विदेश जाना है, आई थिंक जितने कंट्रीज में गया हूं मुझे याद भी नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको देश विदेश। तो आपके सेल्फ डेवलपमेंट की भी कोई कमी नहीं है, तो आप अपना तरह, और डिग्निफाइड लाइफ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत पैसा मिलता है, पर इतना पैसा मिलता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत डिग्निफाइड ले सकते हैं। तो क्या केवल आपको कुछ अधिक पैसा कमाने के लिए वो काम करना है जहां पर कि आप समाज और देश की सेवा नहीं कर सकते, या कुछ विकास करना चाहते हैं, या कुछ वैसा करना चाहते हैं जो डिफरेंट हो, कुछ अलग हो। मैं इस बात को, नेक्स्ट प्लीज। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइंस है, ये सब बच्चे पढ़ें, आपने पूरा पढ़ा होगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द लेस वन विच मेड ऑल द डिफरेंस। दो रास्ते जंगल की तरफ गए और मैंने वो रास्ता लिया जिस पे बहुत कम लोग चलते थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन माय लाइफ। विल यू लाइक टू मेक ए डिफरेंस इन योर लाइफ? If you want to make a difference in your life, you have to take a route which is not taken by everyone, like chartered accountant or engineering or professional degree लीजिए, पर उसके बाद क्या करना है वो सोचिए। अगर वही आप रूटीन में करते हैं तो आप भी रूटीन की लाइफ जिएंगे, और अगर डिफरेंट पाथ लेंगे तो आप कुछ और ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, जब आप कुछ अचीव करते हैं, तो जब मैं चीफ सेक्रेटरी बना, मैं हिमाचल में बना और अजमेर में ये अखबार में छपा, कितनी खुशी होती है जो जानने वाले होते हैं कि आप बने हैं, और केवल ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट प्लीज। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई 2019 में, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था, और उस इन्वेस्टर मीट में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो काले सूट में हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी भी हैं, श्री जयराम ठाकुर। उनके पीछे जो चल रहे हैं वो गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, आजकल गवर्नर हरियाणा हैं, और उस तरफ जो है लास्ट में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और मैं बात पीएम साहब से कौन कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जो बहुत रेयर हैं, अगर आप उस जगह पे हो और उस तरह के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आपको बताया कि आपको क्यों आना चाहिए। अब है क्या सिविल सर्विसेज, क्योंकि मेरे से जो पहले वक्ता थे उन्होंने कहा आना चाहिए, पर है क्या, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये 19 सिविल सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया में एक साथ रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है। एक एग्जाम होता है, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, अगर आपके यहाँ पे जिलाधीश हैं तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, डिवीजनल कमिश्नर हैं तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, अगर आप किसी विदेश के एम्बेसडर को देखते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, अगर एसपी हैं तो इंडियन पुलिस सर्विस से हैं, अगर आप कमिश्नर इनकम टैक्स देखते हैं तो इनकम टैक्स से हैं, अगर आप जीएसटी कमिश्नर देखते हैं तो वो इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विस से हैं। तो जितने भी सेंट्रल और ऑल इंडिया टॉप सर्विसेज हैं उनका केवल एक एग्जाम है, वो होता है यूपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो हर साल होता है, और उनमें रैंकिंग के माध्यम से ये डिसाइड होता है। अगर आप टॉप रैंकिंग करते हैं तो आप आईएएस में आते हैं, अगर आपसे नीचे आते हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस करते हैं। तो एक एग्जाम हर साल होता है जिसके माध्यम से आप 19 जो टॉप सिविल सर्विसेज हैं उनमें अपने आप को आने के भागीदार बनते हैं। और ये सर्विसेज हैं जिसके बारे में आज चर्चा चल रही है, आपसे बातचीत चल रही है कि आप इसके बारे में जानकारी लें और आप सोचें कि इन सर्विसेज में आने के लिए आपको क्या करना है और क्या प्रयास करना है। ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो 3 लेवल्स पे होता है, हर साल होता है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है,
फिर मेन एग्जाम होता है और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो तीनों में जो कंबाइंड रूप से सक्सेसफुल होता है वही इन सिविल सर्विसेज में आता है। तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसमें दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। जो एग्जाम है वो हर साल, जैसे मैं बता रहा था कि वो हर साल होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में करीबन, ये लास्ट ईयर के मैंने फिगर्स दिए हैं कि करीबन 5 लाख लोग, 10 लाख अपीयर होते हैं, 5 लाख वो करते हैं, उसमें से करीबन 8000 मेन एग्जाम में आते हैं और उसके बाद में से इंटरव्यू के लिए करीबन 1800 लोग बुलाए जाते हैं। ये लास्ट ईयर 2021 के डेटा है और उनसे केवल 700 जो है इन 19 सिविल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न है जिसके बेस पे किया जाता है। नेक्स्ट। अब जो एलिजिबिलिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं और हर व्यक्ति को 21 ईयर से 32 ईयर्स के बीच में एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी है और वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 6 अटेम्प्ट लेते हैं। अभी आपके सामने बताया कि हमारे दीपक करवा हैं, हरियाणा काडर में, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने 5th अटेम्प्ट में जाके आईएएस में सक्सेस ली। ऐसा कम होता है, बहुत सारे लोग 1st, 2nd और 3rd अटेम्प्ट में आते हैं, परंतु ये है जब तक कि आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट। अब मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इन एग्जाम्स की दूंगा क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि आप किस लेवल पे हैं, किस तैयारी की कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अकेले तैयारी करना चाहेंगे तो हमारा ग्रुप बना हुआ है जो आपकी मदद करेगा और कांटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज और एक होता है CSAT, आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है, जिसमें कि वो होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो केवल क्लियरिंग एग्जाम होता है। जो जनरल स्टडीज के जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन मेन के लिए होता है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो केवल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते। और वो क्यों जरूरी होता है कि अराउंड 10 लाख फाइल द एप्लीकेशन फॉर दिस एंड नियरली 5 लाख अपीयर्स इन द एग्जाम। तो 5 लाख लोगों के मेन एग्जाम या ऐसे रिटन एग्जाम नहीं होते, तो वो स्क्रीनिंग करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है या जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनको हटाने के लिए एग्जाम है। और उनमें से करीबन 9000 10,000 को मेन एग्जाम, जो सीरियस लोग हैं उनको क्लियर करने के लिए होता है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आगे नहीं जोड़े जाते। इसमें जब आप तैयारी करेंगे तो इसके बारे में मैं फिर आगे कभी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जो मेन एग्जाम है, अगर जैसे मैंने बताया कि 5 लाख लोग हर साल बैठते हैं और उनमें से करीबन 8-9 हजार मेन के लिए क्वालिफाई होते हैं। मेन एग्जाम क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं जिनके 250 मार्क्स होते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल, जब मैंने एग्जाम दिए थे तो 2 ऑप्शनल होते थे, जैसे रोहित ने बताया कि उसने एक बार 2 ऑप्शनल थे, फिर एक। तो आजकल सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं, उसके 250 मार्क्स होते हैं और एक ऐसे का पेपर होता है जिसके 250 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल 1750 मार्क्स होते हैं जिनके बेस पे आपकी मेंस की मेरिट बनती है। इसमें जो अधिक नंबर लाएगा उसको आगे इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद में किस सर्विस में चुना जाएगा वो डिसाइड होता है। आप इससे देख सकते हैं कि सबसे अधिक मार्क्स किसके हैं, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के जो मार्क्स हैं वो 1000 मार्क्स हैं। तो आप जनरल स्टडीज में कितने स्ट्रांग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जनरल स्टडीज के लिए आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जब अभी स्कूल लेवल पे हैं, आप अभी कॉलेज लेवल पे हैं, इस लेवल पे आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज इज ए जनरल नॉलेज इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और रोहित ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर ओपन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। If you absorb that, you are preparing for the service, because सबसे बड़ा उसका जो पोर्शन है वो इसके उसी माध्यम से है। नेक्स्ट प्लीज। अब जनरल स्टडीज के बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी में देने के लिए, आप देखिए कि बहुत ही जनरल है कि जो 4 पेपर हैं अगर आप देखें तो पहला जो है ज्योग्राफी और इंडियन हेरिटेज पे है, दूसरा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल साइंस और उस पे है,
थर्ड जो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्प्ले है, और फोर्थ है एथिक्स, क्योंकि जब ये लगा कि जो सिविल सर्विस में लोग हैं उनकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये एक नया पेपर जोड़ा गया कि एथिक्स पे एक पेपर होना चाहिए। तो ये बहुत जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जानकारी हर पर्सन को, जो आदमी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, किसी भी फील्ड में बढ़ना चाहता है, उसको होनी चाहिए। इसके कारण ये 4 पेपर्स की इसका रखा गया है, और उनका जो तैयारी होती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि सभी लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं +1 +2 उनको पढ़ते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ते हैं। वो बहुत आसान है और वो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, और वो इजीली ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो आप ऑब्वियसली जो ग्रेजुएशन में डिग्री है उसके बाद देखा जाएगा, तो उसकी बेस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इसको मैं अभी नहीं लूंगा। नेक्स्ट प्लीज। अब मेन आता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा लेंगे? जैसे रोहित बता रहे थे कि उनके पास ज्योग्राफी भी था, और दूसरा उन्होंने सेकंड सब्जेक्ट रखा था, परंतु उनको ज्योग्राफी अच्छा लगा तो उन्होंने रखा। तो या बिकॉज ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो ही ऑप्टेड फॉर ए ह्यूमैनिटी। पर अगर आप ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में हैं और आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड है, तो बेटर है। आई वाज ए कॉमर्स स्टूडेंट, आई टुक कॉमर्स, आई वाज डूइंग लॉ, सेकंड ऑप्शन वाज लॉ। तो अगर आपका उसमें कमांड है तो आपको वो लेना चाहिए। पर जनरली जो इंजीनियर्स हैं उनको एक दुविधा होती है, तो वो कौन सा पेपर ले? तो इंजीनियर्स को जनरली या तो वो ह्यूमैनिटीज के पेपर लेते हैं, तो मेरा ये हमेशा उनको रिकमेंडेशन रहता है कि आप वो लीजिए जिसमें जनरल स्टडीज में भी आपको मदद मिले। ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है। अगर इनमें से आप लेते हैं तो आप जनरल स्टडीज की भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं, पर आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। If you don't have interest in that subject, don't go through this, because don't see scoring or non-scoring subject. If you are interested, if you get interested in that, you will get good marks. So that is very very important, that whatever subject you select, you should be interested. And how do you know that you are interested? If you read some books of graduation level, you will come to know whether you like that subject or not, in case of engineering. But in case of humanities and commerce, that's not a problem. You can select your optional very well. Next please. जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो सबसे लास्ट कड़ी है, और बहुत से लोग मेन में एग्जाम देते हैं, वो कहते हैं हम पर्सनालिटी टेस्ट में रह गए। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जो 1750 मार्क्स हैं, उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट के 275 मार्क्स हैं। इनको मिला के आपकी मेरिट तय होती है। तो अगर आपने मेन एग्जाम में अच्छा किया और पर्सनालिटी टेस्ट में भी अच्छा करते हैं, मैं सिविल सर्विसेज के जो इस साल रिजल्ट निकले उसके में इंटरव्यू बोर्ड में था, और वहां पे मैंने बच्चों के वो लिए हैं, और जो हमारे बच्चे मेन एग्जाम से क्लियर हो गए, हमने उनकी भी कोचिंग की, उनको गाइड दिया कि वो किस तरह से तैयारी करना चाहिए। और एक तो मैं इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठा था, उसके नेक्स्ट डे उसका था मंत्री का, उसको मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद में कोचिंग की और उसको बताया कि तुम्हें इस तरह से तैयारी करनी है, और उससे उसको काफी अच्छा लगा। तो जो स्टेज आएगी हम उस हिसाब से आपकी मदद कर सकते हैं कि आप उसकी तैयारी करें। और पर्सनालिटी टेस्ट में जैसे तीनों में बहुत फर्क है। प्रीलिमिनरी के लिए आपका एनालिटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जो रिटन एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, उसमें आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो स्टेज आएगी उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पर जनरल स्टडीज इज कॉमन इन एवरीवेयर वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. So that has to be kept in mind. So I have just given you a glimpse of these exams at this stage. If you feel that you want to do this, then we are always there to help you, to guide you, to develop you for that. Next please. Now, मैं ये जो सब्जेक्ट हैं इसके बाद में the main issue is कि how do we succeed in these exams. मैं इस पर थोड़ा सा आपको दायरे में लाना चाहता हूँ। काबरा साहब ने बहुत काम मेरे लिए इसके लिए हल्का कर दिया, क्योंकि मैं भी वही कुछ जो मूल मंत्र इन्होंने बोले हैं, जो सक्सेस मंत्र हैं, वो सब जगह सेम है। और वो सक्सेस मंत्र चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप कहीं भी हो, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल एप्टीट्यूड, कि आप अगर मेंटल एप्टीट्यूड्स आप उस एंगल से जाते हैं तो आप सक्सीड होंगे। स्पोर्ट्स की यहाँ पे, क्योंकि ऑल इंडिया हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो आप इसको जानते होंगे। कौन है ये? आप जानते हैं कि इन्होंने ओलंपिक्स में लिया था। पर ओलंपिक्स में लेने के बाद हमने किया था, पर जब इसने शुरुआत की, जब जावलिन पे शुरुआत की, तो ये पानीपत में रहते थे, वहां तैयारी करना चाहते थे। तो ये 11 साल के 80, इनका वेट 80 kg था। ही वॉज ओबेस, ये मोटे थे,
और किसी ने भी नहीं माना था कि ये जावलिन तक या इस तक पहुंच सके, परंतु इन्होंने अपना गोल बनाया कि मुझे ओलंपिक्स तक पहुंचना है और वो वहां तक पहुंचे। तो अगर आदमी कठिन परिस्थितियों में मेहनत करे तो वहां तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपका गोल क्या है। काबरा साहब ने भी कहा कि आपका गोल क्या है। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। अगर आपका गोल और लक्ष्य क्लियर है, जैसे अर्जुन को जब पूछा गया और उनके साथियों को पूछा गया, आपको सबको कहानी पता है, तो किसी ने कहा कि मैं पेड़ देख रहा हूं, किसी ने कहा मैं पक्षी देख रहा हूं। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आंख, दाहिनी आंख दिख रही। उसका लक्ष्य बड़ा क्लियर था। अगर आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है, आपका लक्ष्य है कि आपको कलेक्टर बनना है, आपका लक्ष्य है कि आपको एसपी बनना है, आपका लक्ष्य है कि आपको कमिश्नर बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस लक्ष्य को पा सकते, परंतु वो लक्ष्य होना चाहिए, आपका होना चाहिए। ये लक्ष्य आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ बैठे हैं कि हाँ आज बहुत अच्छी सिविल सर्विसेज में हुई है, तुम उसकी तैयारी शुरू करो। क्योंकि अगर आपका अपना लक्ष्य नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं करेंगे। मेरा जब ये लक्ष्य बना कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं, तो मैंने इसके अचीव करने के प्रयास किए। मैं जब अपियर कर रहा था 82, जब मैं 83 में आईपीएस में आया, तो 82 में अजमेर में जब कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में जानकारी करूं, तो किसी को जानकारी नहीं थी। पर हम दोस्त थे कुछ लोग जो कॉमर्स में एक साथ पढ़ते थे, और सबने कहा सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य बना कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य था। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं हो तो बिजनेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये लक्ष्य हमारा था तो हमने कोशिश की। अगर ये लक्ष्य पेरेंट्स का होता, कुछ बड़ों का होता, तो नहीं होता। तो लक्ष्य बच्चों आपका होना चाहिए। अगर आप फील करते हैं कि आपका ये लक्ष्य है तो आप इसको अचीव करेंगे। एक आपने हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम आजाद, उनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसमें एक मैं छोटा सा नरेशन करना चाहूंगा। उनमें वो वहां पे रहते थे रामेश्वरम में, तो वहां पे उनके बहुत अच्छे गुरु थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो उनको बर्ड्स कैसे उड़ते हैं उस पर वो समझा रहे थे बोर्ड पे, और उनको कहा कि देखिए बर्ड्स ऐसे उड़ते हैं, ये करते हैं। फिर उन्हें पूछा कि अच्छा समझ में आया, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा नहीं हमें समझ में नहीं आया। तो वो उनको सी शोर पे ले गए और वहां पर बताया कि देखो बर्ड्स कैसे फ्लाइट लेते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे वो ग्रुप में चलते हैं। तो वो देख के अब्दुल कलाम में एक स्पेशल फीलिंग आई। वो अलग से मिले अपने गुरु से और कहा मैं फ्लाइट के बारे में और अधिक समझना चाहता हूँ, मैं और अधिक जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम अगर ये करना चाहते हो तो तुम एरोनॉटिकल इंजीनियर बनो। और वही हुआ कि उसके बाद उन्होंने मेहनत की, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बने और उसके बाद भारत के बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट बने, क्योंकि गोल उनका था, उनकी फीलिंग थी। अगर ये गोल आपका होगा तो आप अचीव कर पाओगे, अगर ये गोल आपका नहीं होगा तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए अगर आपका गोल है, ये एक हमारी मोनिका मोहता है मायश्री, ये स्विट्जरलैंड की एम्बेसडर रही है, अभी रिटायर हुई है। अगर लक्ष्य आपका है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो मेरे साथ जो खड़े हैं ये आजकल डायरेक्टर जनरल राज्यसभा के डीजी हैं, उस समय चेयरमैन थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मोदी जी, हमारे मायश्री हैं। तो उन्होंने वो लक्ष्य बनाया और वहां तक पहुंचे। तो ये कितने हमारे समाज से सिविल सर्विसेज में इतने बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट। अब जो लक्ष्य है, आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि आप सीए बनेंगे, आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि आप बिजनेस करेंगे, पर लक्ष्य थोड़ा हाई होना चाहिए। नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा कि देयर इज नो थ्रिल इन लाइफ सेटलिंग फॉर लेस देन योर पोटेंशियल। अगर आपका जो पोटेंशियल है उससे आप कम पे सेटल हो तो लाइफ में थ्रिल क्या है। एम जो है वो ऊंचा होना चाहिए, एम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मैं कॉमर्स क्लास में था, बहुत सारे आप जैसे कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, हमारी कॉमर्स क्लास में से जो होता है कि ज्यादातर ने सोचा सीए बनेंगे, कुछ ने सोचा हम बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेंगे, और हम जैसे कुछ पहली बार अजमेर से क्लास थी जिन्होंने सोचा कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे। और पहली बार और आखिरी बार हुआ कि उस क्लास से 5 अधिकारी सिविल सर्विसेज में गए, क्योंकि उनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज था। जिनका लक्ष्य सीए था वो सीए तक पहुंचे। अगर मैं बीकानेर से अपने शहर अजमेर आज जाने की सोचूं साइकिल पे, तो मैं कहां पहुंचूंगा? या तो मैं यहां से नागौर पहुंचूंगा और थक जाऊंगा,
और अधिक मेहनत करूंगा तो मैं मेरठ तक पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं बहुत होगा तो मैं अजमेर पहुंच जाऊंगा। पर मैं अजमेर से आगे जयपुर नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य अजमेर था। तो आपका क्या लक्ष्य? आपका लक्ष्य सोचिए। आप अपने लक्ष्य से आगे नहीं जा सकते, या तो वहां तक पहुंचेंगे या उसके नीचे पहुंचेंगे। लक्ष्य थोड़ा एम्बिशियस बनाइए, जैसे काबरा जी ने कहा, एम हाई करिए। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप भी एक पत्थर तबीयत से उछालिए और देखिए कि आप कहां पहुंचते हैं। और उसको अचीव करने के लिए केवल आपको क्या करना है, जो अभी वक्ताओं ने यहां बताया और मैं आगे बताऊंगा, वो देखिए। नेक्स्ट प्लीज। केवल लक्ष्य हो उससे काम नहीं चलेगा, आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए। आपके मन में मोटिवेशन होना चाहिए कि आप लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं। लक्ष्य आपका होना चाहिए और आपके मन में होना चाहिए। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मुझे आज भी याद है कि एक मेरे पोस्टर लगा हुआ था जिसमें 3 पक्षी उड़ते हुए थे और उसके नीचे लिखा हुआ था, दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। मुझे आज भी वो, जब मैं वो पढ़ता था कि वो उड़ सकते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि वो उड़ सकते हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। हो सकता है आपकी कोई मोटिवेशन कोई और लाइन हो जो आपको इनर मोटिवेशन दे कि उसको आप अचीव करना चाहें। वो इनर मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाना चाहिए। हर, जैसे रोहित ने बताया कि किसी का कोई इनर मोटिवेशन था, किसी का कोई इनर मोटिवेशन था। आप कभी किसी कलेक्टर से जाके मिलिए, आप कभी शालीन बजाज से जाके मिलिए कि वो क्या करती हैं। हो सकता है कि वो स्पार्क आप में भी आए कि आप भी देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक कहानी है छोटी सी, गुब्बारे वाला था एक, वो बहुत कलरफुल गुब्बारे बेच रहा था, पर कुछ बच्चे लेते थे, कुछ बाद में नहीं लेते थे, तो वो बीच में उसमें हीलियम गैस भर के और गुब्बारे को ऊपर छोड़ देता था, और फिर गुब्बारे की सेल बढ़ जाती थी। फिर गुब्बारे कुछ कम बिकते थे, फिर उसके बाद में सेल बढ़ जाती थी। तो उसके बाद में वो गुब्बारे, एक बच्चा आया और उसने कहा, अंकल मैंने बड़े कलरफुल गुब्बारे ले लिए, अगर मैं ब्लैक गुब्बारा दूं तो वो ऊपर जाएगा? तो उसने, गुब्बारे वाले ने कहा, बेटे इसमें हीलियम गैस है, ये भी ऊपर जाएगी, कलर से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे काबरा जी ने कहा, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ऊपर पहुंचेंगे। ऊपर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में कितना इनर मोटिवेशन है इसको अचीव करने के लिए। अगर आप में इनर मोटिवेशन है, आप चाहते हैं कि ये अचीव करना चाहते हैं, तो आप अचीव करेंगे, कोई उसको आपको रोक नहीं सकता। हार्ड वर्क और परसिवरेंस का कोई, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना आप इसको अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा है कि आप इसको करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये जो फोटो है ये किसकी है, कोई जानते हैं इसमें से? काबरा जी ने इसका एग्जांपल दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। यस, यू आर राइट। ये फोटो है अरुणिमा सिन्हा की, और जैसे बताया गया ये वो लड़की थी जिसके दोनों पांव क्रश हो गए थे ट्रेन के कारण। उसकी एक स्टोरी है। उसने कहा कोई बात नहीं, वो बचेंद्री पाल से मिली जो उस समय माउंट एवरेस्ट पे गई, और उसने कहा मैं माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहता हूं। उसने उसको देखा, उसने कहा नहीं, तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे लगता है कि तुम जरूर पहुंचोगी। तो उसने 2014 में माउंट एवरेस्ट अचीव किया, और वही नहीं रुकी, उसने 7 कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे टॉप माउंटेन्स हैं वो भी अचीव की। केवल माउंट एवरेस्ट नहीं किया, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, एवरी टॉप पीक इन दैट continent has been conquered by her. So that is the jazba, that is the hard work, that is the perseverance. If she can do, which had no legs, first female amputee who could conquer Everest and all the top peaks in every continent, then any person who is able-bodied can easily do it. And perseverance is very important. जैसे काबरा जी ने कहा है, you have to sustain your hard work. There is a difference between hard work. Hard work is, but perseverance has to be continuous. Next, please. क्योंकि it is not a sprint, it is a marathon. You have to be continuous on this, और आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ना हो। Your perseverance and motivation level have to be kept, and it is a long. You have to be ready for this. But
every attempt should be like your last attempt. You should not appear in the first attempt, I am just preparing. First attempt should be kept like as last attempt, and you should do your best. That is the only way to reach and succeed in these services. And that, if you have that philosophy, if you have that angle in mind, you can achieve that. Next please. देखिए, जो मेन चीज है कि the difference between what you are and what you want to be is what you do. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं. केवल सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. केवल सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों तक पहुंचने के लिए. अगर आप चलेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं. केवल ड्रीम करने से कोई काम नहीं होगा. आप जो बनना चाहते हैं और जो आप हैं उसमें डिफरेंस है जो आप करते हैं. इफ यू एक्ट देन यू विल सक्सीड. इफ यू ओनली ड्रीम, दैट इज नॉट सफिशिएंट. ड्रीमिंग इज इंपॉर्टेंट, विजन इज इंपॉर्टेंट, बट एक्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. नेक्स्ट प्लीज. देखिए, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. बीकानेर में रहेंगे, गंगानगर में रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है. पर अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ हो. आज जो बिजनेस है वो भी इंटरनेशनल हो गया है. आज उसके लिए भी बहुत नॉलेज चाहिए और उसको भी बढ़ना है. तो कहीं भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए. एक राजा था, ही यूज्ड टू लव ईगल्स, और उसके पास में एक बहुत अच्छे 3 ईगल्स लेके व्यक्ति आया और उसको बहुत अच्छा लगा. उसने उनको उड़ाया तो देखा कि 2 तो बहुत अच्छे फ्लाई कर गए, एक जाके और पेड़ पे बैठ गया और उड़ता ही नहीं था. उसने बहुत एक्सपर्ट्स को बुलाया और कहा कि इसका देखिए ये क्यों नहीं उड़ता है. उसने पूरी कोशिश कर ली पर वो नहीं कर पाया. तो उसने बहुत सोचा. उसने कहा कि अच्छा, कोई अगर इसको उड़ा देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा. तो एक फार्मर बहुत डरते डरते आया कि मुझे कोशिश करने दें, और फार्मर ने 2 दिन लगाए और उसके बाद ईगल जो है आकाश में उड़ने लगा. तो राजा को बहुत खुशी हुई. तो राजा ने कहा कि आपने ऐसा क्या किया जिससे ये ईगल जो आज तक इसके एक्सपर्ट ने नहीं उड़ा पाए, ये कैसे उड़ गया. तो उसने कहा मैंने और कुछ नहीं किया. जिस डाल पे ये ईगल रोज जाके बैठता था उस डाल को मैंने काट दिया. अगर आप अपने कंफर्ट जोन को हटा देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. आप दुनिया के इतिहास को उठा लीजिए, जो भी सफल हुआ है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, तभी वो सफल हुआ है, वो आगे बढ़ा है. चाहे वो बिजनेस हो, ट्रेड हो, गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो कंफर्ट जोन से निकल के हुआ. आपको भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते. नेक्स्ट प्लीज. मैं पॉजिटिव एटीट्यूड पे काबरा साहब ने बहुत अच्छा बोला, इस पे मैं अधिक नहीं करूंगा. पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विस में एग्जाम देते हैं वो कहते हैं अरे इसकी तो परसेंटेज बहुत कम है, हम असफल हो गए. पर अगर आप इसकी तैयारी मन से करते हैं तो जितनी नॉलेज आपको मिलेगी वो हर फील्ड में आपके काम है. आप अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि हमारी नॉलेज तो गेन हुई है, हम उसको पढ़ें, आपका लक्ष्य जरूर वो रहेगा. अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते. काबरा साहब ने इसको कवर किया, मैं इसको आगे नहीं बढ़ूंगा. नेक्स्ट प्लीज. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप उसको कभी अचीव नहीं कर सकते. आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं. और मेरा जो अनुभव है कि विश्वास तब आता है जब आप मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने पूरी तैयारी की. तैयारी अगर आपने की है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें सफल जरूर होंगे. ये एक कड़ी है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती है. नेक्स्ट. देखिए, सफलता मिलती है पर असफलता भी मिलती है. फेसिंग फेलियर इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट, बिकॉज आप हर बार सफल नहीं होते हैं. तो उस समय आप डिमोटिवेट ना हो, ये बहुत जरूरी है. आप अब्राहम लिंकन की कहानी जानते हैं.
कि वो हर तरफ असफल रहे, सीनेट में खड़े हुए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में खड़े हुए, और वो असफलता से डरे नहीं, फाइनली वो सक्सीड हुए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप धीरू भाई अंबानी को देखिए, वो पेट्रोल पंप के अटेंडेंट थे यमन में, परंतु वो करते रहे और किस ऊंचाई पे वो पहुंचे। हम जो सभी लोग जानते हैं कि आज जो माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने बिल्ड की थी, वो हार्वर्ड से वो पास आउट नहीं थे, वो ड्रॉप आउट थे, पर उन्होंने इतनी बड़ी जो है उसको बनाया। तो अगर आदमी असफलता से नहीं घबराए और उसमें बढ़ता है, मुझे इसमें एक बहुत अच्छा हमारे अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ लिखा, उन्होंने FAIL लिखा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। उन्होंने कहा F मीन्स जो उन्होंने उसको डिटेल में लिखा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इज राइट, कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। फेलियर जो है वो केवल ये बताता है कि आप अभी तक सफल नहीं रहे हैं। ये फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज ओनली द बिगिनिंग, इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मानेंगे कि लर्निंग का है, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो फेसिंग फेलियर बहुत जरूरी है कि आप उसको भी सीखें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये फिलोसॉफी होगी, नेक्स्ट प्लीज, तो अगर ये फिलोसॉफी आपकी माइंड से है, तो एग्जाम की तैयारी भी साथ में जरूरी है। आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पे ध्यान दें। आपका गोल होना चाहिए, आप हार्ड वर्क करें, आप पॉजिटिव एटीट्यूड हो। जो काबरा जी ने बताया और जो ये पॉइंट मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या फर्क है सीए के एग्जाम में और सिविल सर्विस। सीए में अगर आपने अच्छा किया है तो आप पास हो जाएंगे। सिविल सर्विसेज में ये नहीं है कि आपने अच्छा किया तो पास हो जाएंगे, आपको दूसरों से बेहतर करना है, क्योंकि नंबर फिक्स है। 5 लाख में से केवल 500 आने हैं। ये नहीं है कि 501 नंबर अच्छा नहीं था। एक बार मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आया और उसके बाद मैं आईएएस में आ गया। जिस साल मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आया उस साल मेरे साथ जो आईपीएस में था वो मेरे साथ ही टॉपर बना आईएएस का। तो एक साल में तो फर्क नहीं हुआ, परंतु जो इंपॉर्टेंट था कि उसमें उसकी तैयारी करने के लिए उसमें सारे वो फिलोसफिकल थे, उसने तैयारी उस ढंग से की थी। अब मैं कुछ मंत्र आपको जो एग्जाम है उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में देना चाहूंगा, और वो भी इसके साथ जरूरी है। अगर आपका मेंटल एप्टीट्यूड सही है और आप एग्जाम के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो जो 500 में आना है उसको अचीव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 10,000 में हैं, आपको टॉप 500 में, टॉप 300 में आना है। तो उसके कुछ सूत्र आपको देना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए पहला है, यू शुड नो योर एग्जाम। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम। इफ यू डोंट नो द रूल्स ऑफ द गेम यू विल नॉट बी एबल टू विन दैट गेम। तो आपको एग्जाम पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या, किस तरह का एग्जाम होता है, जो प्रिलिमिनरी होता है, किस तरह का एग्जाम मेन होता है, किस तरह का एग्जाम पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और उसकी तैयारी कैसे होता है। यू हैव टू टॉक विद द एक्सपर्ट्स जो सक्सेसफुल पहले रहे हैं, जो इनका सिलेबस है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं। तो आप जब सीरियस हैं तो सबसे पहले आप यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो अपने टेबल पर रखिए कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर्स क्या है। बिकॉज आप सीधी किताबें उठा लोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। यू मस्ट नो योर एग्जाम फर्स्ट बिफोर यू अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट, सेकेंड, आपका सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। अगर आप कोई गेम खेलना चाहो तो आपका जो रैकेट है बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो आपका रैकेट जो आपके पास, अगर आपके टूल्स सही नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। तो राइट सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना मटेरियल है, जैसे रोहित कह रहे थे कि आप इतना मटेरियल अवेलेबल है कि यू विल नेवर बी एबल टू कवर दैट। You have to select the right material and there are the ways where we can help you. अगर आप जो ऑप्शनल में लेना चाहते हैं जनरल स्टडीज में, we can tell you which paper which you should study and which you should not go, because basic जो रॉ मटेरियल है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा समय के हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ प्लीज, है ना। नेक्स्ट प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद में इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान ढंग से करें। काबरा जी ने कहा कि प्लान करना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट प्लान यू प्लान टू फेल। ये बड़ा क्लियर कट है कि अगर आप प्लान करते हो तभी आप अचीव कर सकते हो। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। मुझे ध्यान है
कि जब मुझे मेन की तैयारी करनी थी, मैंने 4 महीने पहले हर वीक, हर दिन को डिवाइड किया था कि आज मैं कितनी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा और कौन सा नहीं पढ़ूंगा, इमरजेंसी के लिए कितना समय रखूंगा, और उसको मैं रिव्यू करता था हर वीक में कि क्या मैंने उसको फॉलो किया है नहीं, और अगर उसमें कोई गैप हुआ तो मैंने उसको एडजस्ट किया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि आप जो 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 प्लान कर रहे हैं उसको आप उसको अचीव कर रहे हैं, और वो अगर आप उसको प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अचीव नहीं करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्लान करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ, तो प्लान का मैंने कहा कि जैसे यू मस्ट प्लान हाउ डू यू अचीव, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप प्लान ढंग से नहीं करेंगे तो आप अपने वर्क और कोर्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप किसी पे पहले ज्यादा पढ़ लेंगे, किसी को कम कर लेंगे। अगर आप सब करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट दैट प्लान प्रॉपर। नेक्स्ट प्लीज। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्लान करना चाहते हैं और अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, एवरीवन हैज द सेम 24 आवर्स, हाउ डू यू डू दिस? जो मेरा सबसे बात होती है, द बेस्ट रूल इज 10-8-6। आप जो है 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 6 घंटे दूसरी कीजिए। जब सीरियस स्टडी आपको लास्ट 6 महीने में करनी है, 1 साल में करनी है, रूल ऑफ 10-8-6 हैज टू बी फॉलोड। यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर योर स्टडी एंड सफिशिएंट टाइम फॉर स्लीप। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोने का टाइम कट कर देते हैं और उससे उनकी जो एब्जॉर्प्शन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बैलेंस योर हेल्थ, स्लीप एंड स्टडी। दैट इज द बेस्ट वे एंड दैट हैज टू बी रेगुलर एंड लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये हुआ कि आपको किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, बट लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस एग्जाम को सफल होना चाहते हैं। Because how do you express yourself? Only in the main exam you express yourself only through the language. If your language is not good, how can you achieve that? So my request to all of you is that whether you are in school or in graduation, sharpen your language skills. It could be Hindi, it could be English, it could be any language. Because today you can appear in civil service exam in all the scheduled languages. All are there. Majority of the people appear in English or Hindi. So whatever is your medium of instruction, उसकी लैंग्वेज की आपकी कमांड होनी चाहिए। मुझे पता है जब हम कॉलेज में थे तो बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, द पीयर ग्रुप वाज वेरी गुड। एवरी डे वी यूज्ड टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स to sharpen our language and kept on improving that, because the way you have to inculcate and develop, because unless you develop your language, that is the medium. The problem in our education system is that after 10th languages are not taught. They are not taught after that. You have to continue learning, except you are in graduation, you take English or Hindi as one of the optional, otherwise they are not taught, and it is a key aspect of your success that your language command has to be very good. Next please. Then studying skills. देखिए, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा मटेरियल है। If you keep, you can't read, so you have to collect the right study material, and at the same time, how do you read? The best way is, the purpose of reading is not just reading. The purpose of reading is digesting, learning, and how do you do that? The best way is you glance the subject, glance the chapter, then read it, and then revise it. So you absorb, you digest what you are reading. The purpose is not just reading and that you read for 10 hours. The purpose is whether you inculcated that learning with you, that absorb, when you start asking questions when you are reading, that what are you learning, that is the best way of learning and remembering. So that is very, very important. Next please. Writing skill. I think this is the key aspect to be successful in main exam. Most of the students don't write, they just read. They just study. Finally, you have to appear and write for 3 hours at a time in one paper in the morning and second paper in the afternoon. And after 1 hour, you are feeling that you are not able to write. So every day preparing and writing is the key to succeed in the main exam. And that has to be prepared regularly, and there is no other substitute for this. This is a very, very critical learning which has to be kept and imbibed in your mind. Next please. Peer group. जैसे रोहित ने भी कहा, peer group is very important. If I am at this seat, it is because of my peer group.
हम में से जो 8-9 लोग थे, उन्होंने कॉमर्स में जो कभी होता नहीं, उन्होंने कहा कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। हम रोज मिलते थे, डिस्कस करते थे। अजमेर में अगर आप जानते हैं तो हम दौलत बाग रोज घूमने जाते थे और वहाँ पे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट डिस्कस करते थे। आपका पीयर ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पीयर ग्रुप मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है तो आप मूवीज देखेंगे। आपका अगर पीयर ग्रुप स्टडी में इंटरेस्टेड है तो आप स्टडी में करेंगे। देखिए, ऑप्शन आपका है कि आप 3-4 साल तक हार्ड वर्क करना चाहते हैं और जिंदगी डिग्निफाइड जीना चाहते हैं, या 3-4 साल मौज मस्ती करना चाहते हैं, वो भी कैसी होगी, और जिंदगी भर हार्ड लाइफ जीना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू वर्क हार्ड नाउ एंड हैव ए वेरी डिग्निफाइड लाइफ इन फ्यूचर। नेक्स्ट प्लीज। इसको मैं अभी कवर नहीं करूंगा, ये एक अलग टॉपिक है कि कैसे राइटिंग में करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the important thing is be healthy, because if you are not healthy, then you will not be appear well, you will not be able to study. So light exercise, good food and a regular work is very, very important. So keeping your health is a very key aspect, whether student or whether at any stage, and that is also critical. So these are some sutras which are very, very important. Next please. देखिए, अब इन सूत्रों से क्या मिलके क्या बनता है। The final thing is you must have a vision. Vision should lead to a targeted goal. The goal will not be achieved unless you plan it properly. Plan is not sufficient unless you act. और act करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर आप ठान लें तो एक दिन जरूर मिलेगी। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर आप ठान लें कि आपको सिविल सर्विसेज जाना है तो एक दिन आपको जरूर मिलती है। आपको ठानने की जरूरत है कि आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। माइकल एंजेलो, आप जानते होंगे, ये बहुत अच्छे स्कल्पचर बनाते थे इटली में, और साथ में जो ये बहुत अच्छे पेंटर भी थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि अरे आप इतनी बढ़िया मूर्तियां बनाते हैं मार्बल ब्लॉक से, ऐसा कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मार्बल ब्लॉक के अंदर मूर्ति पहले से ही होती है, मैं तो जो सुपरफ्लाउस मटेरियल हो उसका कुछ चीजल करता हूं और उसको हटा देता हूं। तो जो पोटेंशियल है वो आपके अंदर है। केवल जो सुपरफ्लाउस चीजें हैं, जो आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको हटाने की जरूरत है। अगर उन सुपरफ्लाउस चीजों को लगा देते हैं तो पोटेंशियल आपके अंदर है और आप ये अचीव करते हैं। और केवल आपको ये जरूरत है कि आप उसको चिजल आउट करके अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालें। नेक्स्ट प्लीज। सो सफलता के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? इट इज यू। यू विल डिसाइड योर ओन सक्सेस। If you decide that you want to be a civil servant, you want to be a collector, you want to be a SP, you can do this. And you have to follow certain principles which I told you. और अगर उनको आप करते हैं, कम समय था, पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग आप में इसमें से तैयारी करना चाहते हैं, और उनमें से जितने तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एक सिविल सर्विस की ग्रुप है। अगर आप यूनिट की तैयारी करते हैं तो हम उसके लिए आपको मदद करेंगे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मदद करेंगे। पर अभी आपको जो करना है कि आपको ये सूत्र अभी से जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए, लैंग्वेज स्किल के लिए और नॉलेज के लिए शुरू करना चाहिए। और उसके बाद में जब आप एक सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आ जाते हैं तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर अभी गर्ग जी ने बताया था कि समाज जो है आपको स्कॉलरशिप भी दे रहा है, आपके लिए ये करियर गाइडेंस भी दे रहा है। अब हमारे पास कोचिंग सेंटर में दिल्ली में भी है, तो समाज भी आपके साथ में है और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर दोनों मिल जाए तो मुझे इस पे एक कवि ने कहा है, उसके साथ में मैं उसको कहना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वैसे चलने के लिए तो लोग चलते हैं एक पांव से भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, तीसरा भी साथ दे तो। थैंक यू।